भारत में डायबिटीज़ ग्रसित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। WHO की माने तो 2030 तक मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ होने वाला है। आज 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर हमारे खास मेहमान डॉक्टर कल्याण कुमार साहब हमारे बीच मौजूद है। इनसे आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। जी सर, स्वागत है आपका आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर कल्याण है। मैं ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। जी, डायबिटीज़ मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शक को बताएं डायबिटीज़ एक सरल भाषा में, ताकि सारे लोगों को पता चले कि ये डायबिटीज़ किस बला का नाम है। डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसा कंडीशन को कहते हैं जिसमें खून में अगर शुगर का मात्रा एक निश्चित लेवल से अगर ज़्यादा हो जाए और मरीजों को कुछ खास तरह का साइन सिम्टम्स आए, उसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। हर साल इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से डायबिटीज़ डे पे एक थीम सिलेक्ट किया जाता है, तो इस साल का थीम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जी, हर साल की तरह इस साल भी 14 नवंबर को जो हम लोग डायबिटीज़ डे बना रहे हैं, इस साल का जो थीम है एक्सेस टू डायबिटिक केयर। कहा जाता है कि जितना बर्डन है हमारे पास डायबिटीज़ का, अराउंड 537 मिलियन अभी प्रेजेंट जो डाटा है, जिसमें अराउंड दी वर्ल्ड इतने लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। लेकिन इसमें से और लोग भी हैं जो डायबिटीज़ होने के बाद भी अपना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर समय पे नहीं करा पाते हैं, डायग्नोसिस नहीं करा पाते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हैं। इन लोगों तक इस बीमारी का इलाज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इनका इलाज संभव हो, किस तरह इनके पास ये इलाज पहुंचे, इस चीज़ पे बेस्ड है हमारा आज का थीम एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। तो किस तरह इन लोगों तक ये डायग्नोज करने का प्रोसेस या जो भी डायबिटीज़ से जिससे हम लड़ सके, किस तरह से उन तक पहुंचेगा सर? पहले तो समझना है प्रिवेंशन, हम लोग किस तरह से डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी खास करके हमारा कंसर्न रहता है। जो पेट का मोटापा है, अगर ये पेट का मोटापा किसी आदमी के अंदर बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ का समस्या बढ़ने का संभावना है। बहुत सारा अदर कॉजेज़ है, जैसे कि हम लोग जिस तरह से अपना खान पान में बदलाव कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारा ओबेसोजेनिक इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा एजिंग एक कारण है। अराउंड 90% हम लोग देखते हैं कि जो डायबिटीज़ है ये मोटापा के कारण है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, उनका भी संख्या समय के साथ साथ बढ़ रहा है। लेकिन ओबेसिटी और अर्बनाइजेशन ये मेजर रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए, और हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से ओवरवेट, ओबेसिटी इसको कंट्रोल करें, ताकि एक नॉर्मल आदमी, यूथ हमारा जो है वो डायबिटीज़ से बचा रहे। आपने अभी जिक्र किया टाइप 1 और टाइप 2, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कैसे पता चलेगा कि मुझे टाइप 1 है या टाइप 2, और इसके इलाज में क्या डिफरेंसेस है? जी, मुख्य रूप से 3 तरह का डायबिटीज़ हम लोग इनकाउंटर करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और कुछ प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो प्योरली जेनेटिक होता है, जो यंग एज में भी आता है और जिनमें स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस होता है मदर में, फादर में, और यंग एज में डायग्नोज हो जाता है। 3 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, ये 15 साल में भी हो सकता है। हालांकि एज अब बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है। अब यंगर पॉपुलेशन में भी टाइप 2 हो रहा है, और जो पहले देखा जाता था कि यंगर पॉपुलेशन में सिर्फ टाइप 1 होता है, लेकिन अब यंगर पॉपुलेशन में टाइप 2 भी हो रहा है। दूसरी ओर पे बताना चाहूँगा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये पूरी तरह से ओबेसिटी रिलेटेड है। एल्डरली पर्सन में या जो मिडिल एज के लोग हैं जिनमें ओबेसिटी है, खास करके सेंट्रल ओबेसिटी, जिनका पेट का मोटापा, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, वो अगर मेल्स में 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और फीमेल्स में अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उनमें रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। और टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापा के कारण होता है। और दोनों में इलाज के दौरान जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि टाइप 1 में दवाई का कोई काम नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो हम लोग मुंह से खाने वाला जो गोली लेते हैं उसमें कोई काम नहीं करता, इसमें कम्प्लीटली इंसुलिन थेरेपी है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें हम लोग गोली का इस्तेमाल करते हैं और एडवांस स्टेजेस में हमको इंसुलिन का इसमें ज़रूरत पड़ता है। सर, जैसे कि किसी को पता चलता है कि वो डायबिटिक है,
तो वो डॉक्टर की तरफ जाता है और डॉक्टर से मशवरा तुरंत आता है कि आप इंसुलिन ले लें, तो ये कितना सही है? बहुत सारा डिटेक्शन में, अर्ली डिटेक्शन में ही बहुत लोगों का एक ट्रीटमेंट प्लान होता है जहाँ पे अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ इंसुलिन को रिकमेंड किया जाता है। वो बहुत सारा रीज़न है। जनरली उसमें जो फर्स्ट और जो टेक्निकल रीज़न है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है HbA, हाई HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन अगर मोर देन 9% रहता है, जिसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज जिसे हमें बोलते हैं, और एवरी 3 मंथ्स पे जो हम लोग कराते हैं, ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज अगर 9% एंड अबव है तो हम लोग बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग आप इंसुलिन से करें, फिर लेटर ऑन हम लोग उनको शिफ्ट कर देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे। लेकिन इंसुलिन लेने के बाद ये देखा गया है कि लोग उससे एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर इंसुलिन का छुटकारा नहीं मिल पाता है। ये एक सामाजिक धारणा है, एक मिथ है जिसमें लगता है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो अब इंसुलिन छूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा पेशेंट है जिसमें अगर हम लोग हाई HbA1c को कन्वर्ट कर लेते हैं एक फेयर लेवल्स में, तो हम लोग उनको फिर वापस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे इंडोर पेशेंट होते हैं जो कोमा कंडीशन में आते हैं, बहुत हाई ब्लड शुगर लेकर के आते हैं, तो उनमें भी हम लोग इंसुलिन थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, और जैसे उनका पेशेंट ओरल खाने के लिए तैयार हो जाता है तो हम लोग वापस उनको ओरल पे कर देते हैं। बहुत सारे कम उम्र के बच्चों को देखा गया है कि मिठाई का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो क्या ज़्यादा मिठाई खाने का मतलब ये हुआ कि वो डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं? शुगर का सेवन से डायबिटीज़, सेवन से डायबिटीज़ का खतरा इस सेंस में बढ़ सकता है कि ओबेसिटी के लिए प्रोन है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई भी चीज़ अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे डायरेक्ट शुगर ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, या चिप्स ले रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये सब फूड है, तो इसमें ओबेसिटी बढ़ने का चांसेस होता है, और ओबेसिटी से फिर हम लोग डायबिटीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। फ्रैंकली जो डायबिटीज़ हैं उनमें तो शुगर नहीं लेना है, लेकिन हाँ, जो डायबिटीज़ नहीं भी हैं उनमें अगर हम लोग ज़्यादा शुगर लेते हैं तो ओबेसिटी का खतरा है, जिससे फिर डायबिटीज़ होने का चांसेस है। मतलब ओवर कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स विल लीड टू डायबिटीज। हाँ, ओवर कंजम्पशन ऑफ एनी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली शुगर, लीड्स टू ओबेसिटी, देयरबाय लीडिंग टू डायबिटीज़। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि अर्ली स्टेज में जब उन्हें पता चलता है कि वो डायबिटिक है तो बहुत केयरलेस होते हैं, खान पीन में ध्यान नहीं देते, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि बाद में उनको किन कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा? बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो डायबिटीज़ को इग्नोर करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं उनमें ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। जो ओवर्ट डायबिटीज़ है, जो फ्रैंक डायबिटीज़ में आ गए, उन्हें ट्रीटमेंट तो लेना ही होगा। खान पान का परहेज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज थेरेपी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है, चाहे वो रीनल कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे वो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का चांसेस होता है। जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि अचानक से शुगर बहुत बढ़ जाएगा 500 600, तो अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होने का भी चांसेस है। इसीलिए डायबिटीज़ में आपको परहेज़ भी ज़रूरी है, और अगर आप फ्रैंक डायबिटीज़ में हैं तो आपको ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत है। सर, कुछ सिम्टम्स के बारे में बताएं कि वो देखकर लगे कि जैसे मुझे अब मैं डायबिटिक हो रहा हूँ, तो क्या सिम्टम्स से लोगों को पता चलेगा कि वो शुगर के पेशेंट? किसी में अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर फादर मदर में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, या फिर किसी में जो ओबेसिटी है, पेट का मोटापा काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें आप कुछ दिन से देख रहे हैं कि सिम्टम्स आ रहा है पेशाब बहुत ज़्यादा होना, रात में 4 बार 5 बार उठना, या फिर अचानक से देख रहे हैं कि वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम होते जा रहा है, शरीर सूखता जा रहा है। किसी लोगों में समस्या आता है चक्कर देने का, कि बहुत चक्कर आ रहा है। किसी में जो होता है वो भूख ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये मुख्य रूप से 3-4 मेजर कंप्लेंट्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स है डायबिटीज़ के। बार बार भूख लगना, बार बार पेशाब आना, या अचानक से वज़न कम होना। अगर इसमें से कुछ भी लक्षण आपको पता चलता है तो अपने डॉक्टर से मिलें और डायबिटीज़ के लिए असेसमेंट करवाएं। लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है सर इस फैक्टर पे? लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल पे ही फोकस किया जाता है, और जो भी अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड है टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो उसमें मेजर रिस्क फैक्टर अर्बनाइजेशन ही है, ओबेसिटी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पर खाना और एक हेल्दी डाइट लेना, क्वालिटी ऑफ डाइट, क्वांटिटी ऑफ डाइट, एक्सरसाइज थेरेपी, सीडेंट्री हैबिट से बचना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, खास करके डायबिटीज़ में। एक सवाल महिलाओं के लिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें कैसे पता चलेगा कि शुगर का इश्यू आ रहा है और किस वक्त उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बार चीज़ मास्क हो जाता है, साइन सिम्टम्स मास्क हो जाता है, जो क्लासिकल डायबिटीज़ का साइन सिम्टम्स है वो मास्क हो जाता है। और एंटीनेटल चेकअप, जो आप प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप कराने जाते हैं, उसमें आपका रूटीन लेवल्स शुगर का चेकअप किया जाता है और उसी दौरान हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि इसमें डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का आ गया है। तो वो रूटीन एंटीनेटल चेकअप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए। एक आम नौजवान को आप क्या मैसेज, जैसे उन्हें डायबिटीज़ नहीं है, सपोज़ मुझे फ़िलहाल डायबिटीज़ नहीं है, तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बचने के लिए एटलीस्ट आपको 30 मिनट का एक रेगुलर वॉक करना चाहिए। डाइट, जो आपका जिस तरह का वर्क स्टाइल है उसके हिसाब से अपना डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आप हैवी वर्कर्स हैं तो आपको एक डाइट आपको 2400-2500 कैलोरीज़ के हिसाब से लेना चाहिए। और अगर आप सीडेंट्री हैं, बहुत ज़्यादा आपका भाग दौड़ नहीं है, तो आपको डाइट काफ़ी कम लेना है, 2000 किलो कैलोरीज़ लेना है। और ओबेसिटी से बचने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग इस तरह का कर सकते हैं यंग पॉपुलेशन में। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना है। ये तो हुआ सर जो नॉन डायबिटिक है, और जिन्हें डायबिटीज़ हो चुका है उनको क्या करना चाहिए कि आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े? डायबिटीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के साथ साथ फॉलोअप। अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं तो आपको प्रॉपर एक फॉलोअप में होना चाहिए, ताकि जो भी दवा आप खा रहे हैं उसका ब्लड पर कितना कंट्रोल है। डायबिटीज़ हमारा एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो वही तभी पता चल सकता है जब एक प्रॉपर फॉलोअप में हम रहें। तो रूटीन अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, डाइट प्लान को फॉलो करें, एक्सरसाइज थेरेपी को फॉलो करें, जो भी मेडिसिन लिखा गया है उसका उतार चढ़ाव, मॉडिफिकेशन, टाइट्रेशन खुद से ना करें और डॉक्टर के फॉलोअप में रह करके उसका आप मॉडिफिकेशन का इंतज़ार करें। एक आखिरी सवाल सर, आज के दिन सोसाइटी को एक शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सोसाइटी को एक शॉर्ट में मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि जिस रफ्तार से हमारा दुनिया बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें बहुत सारा चीज़ अच्छा भी आ रहा है, बहुत सारा चीज़ बुरा भी आ रहा है। तो आपको समझना है कि हम इसमें से कितना चीज़ को आपको अपनाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने सीमित समय में किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं। सुबह का टाइम अगर नहीं मिल पा रहा तो एटलीस्ट इवनिंग वॉक करें। इवनिंग वॉक करने के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, तो डाइट को भी रेस्ट्रिक्शंस करें। हाई ग्लाइसेमिक फूड जैसे कि चिप्स हुआ, कॉर्नफ्लेक्स हुआ, या फिर आपका शुगर हुआ, स्वीट एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हुआ, ये सब से बचें। स्लीप अच्छा रखें, 6 to 7 आवर्स का स्लीप रखें। लो सॉल्ट डाइट लें, लेस कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखें और लेस आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड कंज्यूम करें। इस तरह से आप डाइट को मैनेज करें और अपना एक्सरसाइज के लिए एक टाइम निकालें। थैंक यू सर। सुना आपने, ये थे NH ब्रह्मानंद, तमुलिया के डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्याण कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे आपको बताया कि आप डायबिटीज़ से कैसे बच सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि WHO का एक अनुमान है कि 2030 तक मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ हो। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि सभी लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आज़ाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहें। शुक्रिया।